यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समंदरों में जहां नॉर्मल कॉम्बैट शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, वहीं यूएस नेवी की ये नई शिप लहरों को बाईपास करके पानी पर तैरती नहीं बल्कि इसके ऊपर उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है, अगर ये इतनी एडवांस शिप थी तो फिर आखिर इसमें क्या मसले पेश आए कि यूएस नेवी को इसको हमेशा हमेशा के लिए डिकमीशन करना पड़ा। डिजिटेक की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये बात है 1960s की, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वार चल रही थी। दोनों कंट्रीज अपनी अपनी ताकत का भरपूर मुजाहिरा कर रही थी। हर कोई बस अपने आप को सुपर पावर साबित करने को लगा था। इस काम को साबित करने के लिए दोनों कंट्रीज बहुत जोर लगा रही थी, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि सुपर पावर वही बनता है जिसके पास हैवी डिफेंस सिस्टम और जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद हो। और दोनों कंट्रीज ऐसे वेपन्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने में लगे थे जो पहले दुनिया में कभी ना इस्तेमाल हुए हो। यूएस नेवी, जिसने वर्ल्ड वार 2 में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था, उसका ये रोब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट की वजह से अब खतरे में पड़ गया था। सोवियत ने एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन पर काम स्टार्ट कर दिया था जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये सबमरीन पानी के अंदर 75 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती थी, जबकि यूएस नेवी की शिप्स की रफ्तार इससे बहुत कम थी। यूएस नेवी को खतरा लाक हो गया कि सोवियत यूनियन की सबमरीन्स यूएस शिप को आसानी से फॉलो करके उन पर हमला कर सकती हैं। सोवियत यूनियन की सबमरीन से निपटने का सिर्फ एक ही हल बचा था कि ऐसी शिप बनाई जाए जो सोवियत की सबमरीन से भी तेज़ रफ्तार से ट्रैवल करें। यूएस नेवी को जो चीज़ चाहिए थी वो एक इटालियन कंपनी 1906 में पहले ही बना चुकी थी। उन्होंने एक ऐसी बोट बनाई थी जो विंग्स के इस्तेमाल से काफ़ी स्पीड से चल सकती थी। ये विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे और जब बोट चलती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था, जिसकी वजह से इस बोट की स्पीड नॉर्मल बोट से बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस डिज़ाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 1906 के बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गई। 1950 में ये टेक्नोलॉजी कमर्शियल यॉट्स और बोट्स में भी अप्लाई की जा चुकी थी। यूएस नेवी को ये आइडिया बहुत अच्छा तो लगा, लेकिन इसमें एक मसला था, और वो ये था कि ये बोट ऐसे पानी पर चल सकती थी जहाँ पानी का बहाव बहुत कम हो, और यूएस नेवी को इसकी ज़रूरत समंदर में थी जहां लहरें बहुत तेज़ और ख़तरनाक थीं, और इस बोट का वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। और फिर यूएस नेवी ने इसके डिज़ाइन को तब्दील करने का फैसला किया और अंडर वाटर विंग्स को फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। इससे पानी की लहरें बोट के विंग्स और बॉडी के दरमियान से गुजर जाती थी, जिससे तेज़ लहरों को ये ईजीली क्रॉस कर लेती थी और बोट के लिए अपनी स्पीड को मेंटेन करना आसान हो जाता था। 1960 तक ये टेक्नोलॉजी भी कामयाब हो गई और अब यूएस नेवी सोवियत यूनियन की तेज़ रफ्तार सबमरीन का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। 1970 तक यूएस नेवी इसके 4 मॉडल्स तैयार कर चुकी थी, और इसमें से सबसे बड़ी 320 टन वजनी यूएस प्लेन व्यू भी शामिल थी, जिसमें F4 फैंटम फाइटर जेट का इंजन इस्तेमाल किया गया था, और ये 91 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती थी, जो कि सोवियत यूनियन सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी। यूएस यूनियन ने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करके इन 4 हाइड्रोफॉइल शिप्स को तैयार करवा लिया, और इसको बनाने में 14 साल का टाइम तो लग गया। और जब तक ये मॉडल तैयार हुए तब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजी भी आ गई थी कि जिसका इस्तेमाल करके आराम से सबमरीन को निशाना बनाया जा सकता था। यानी हाइड्रोफॉइल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो अब दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता था। लिहाजा हाइड्रोफॉइल का काम फास्ट पेट्रोलियम के अलावा कुछ नहीं बचा था। इसके अलावा इनके नुकसानात उनके फ़ायदों से भी कहीं ज़्यादा थे। एक तो इनकी मजबूती नॉर्मल कॉम्बैट शिप से भी कम थी, और इन पर ज़्यादा वज़न भी नहीं डाल सकते थे, और इसमें नॉर्मल कॉम्बैट शिप से ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन भी होती थी। यूएस नेवी का ये प्रोजेक्ट जहां कई हद तक कामयाब भी हुआ, वहीं काफ़ी लोग इसके ख़िलाफ़ भी हो चुके थे, और ये एक कंट्रोवर्सी बनकर रह चुकी थी।
कोई भी ये नहीं चाहता था कि जो काम एक नॉर्मल शिप से किया जा सकता है वो इस हैवी कॉस्ट इफेक्टिव हाइड्रोफॉइल से किया जाए। इसलिए सिर्फ 6 हाइड्रोफॉइल शिप्स बस पेट्रोलियम के लिए तैयार की गई। इसलिए सिर्फ 6 हाइड्रोफॉइल्स बस पेट्रोलियम के लिए तैयार की गई, जिसको फिगोसिस क्लास हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 10 साल तक इन शिप्स को पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर सोवियत यूनियन टूट गई और कोल्ड वार का इख्तिताम हो गया और इसके साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉइल को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।